हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे पर। आज मैं आप सभी को गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको मौर्य समाज के बारे में बताया था और ये वीडियो का पार्ट 3 है। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे मिल जाएगा। साथ में चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी, तो वहाँ से जाकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले हम जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य क्या था और इसकी स्थापना किसने की थी। तो 275 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने प्रयाग के पास कौशाम्बी में की थी। तो कब करी थी और किसने करी थी? श्री गुप्त ने करी थी 275 ईस्वी में और कौशाम्बी के पास की थी। आगे हम देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो जो गुप्त साम्राज्य है उसकी जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं विशाखदत्त की देवी चंद्रगुप्तम, दूसरा है हरिशेर की प्रयाग प्रशस्ति से इसके स्रोत मिलते हैं, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र और फायान का विवरण भी मिलता है। तो ये सभी हैं गुप्त साम्राज्य के मुख्य स्रोत। जो गुप्त काल है वो अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि क्लासिकल एज और एलिजाबेथ का शासनकाल भी इसे कहा जाता है। और ये भारत का स्वर्ण काल भी है। इसे भारत का स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके काल में जो चित्रकला है उसका बहुत विकास हुआ था। तो ये आपको अवश्य याद रखना है कि भारत का स्वर्ण काल गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है। तो आगे बात करते हैं श्रीगुप्त की। तो श्रीगुप्त आदिराज आदि पुरुष श्रीगुप्त को ही कहा जाता था। तो ये इनके अन्य नाम हैं। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। इसके बाद जो शासक बना वो था घटोत्कच 300 से 319 ईस्वी तक। घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि धारण की थी और ये भी स्वतंत्र शासक नहीं था और ये भी किसी के अधीन ही था। लेकिन जो स्वतंत्र शासक था गुप्त वंश का वो था चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि जो श्रीगुप्त और घटोत्कच था वो स्वतंत्र शासक नहीं हुआ करते थे और चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक माना गया, यानी कि इसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त प्रथम महान शासक हुआ क्योंकि उसने 319 से 320 ईस्वी में अपने राज्यारोहण की स्मृति में गुप्त सम्मत चलाया। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है कि गुप्त सम्मत किसने चलाया था और कौन से सन में चलाया गया था। तो जो गुप्त सम्मत है वो चंद्रगुप्त प्रथम यानी कि गुप्त वंश के शासक ने चलाया था और 319 से 320 ईस्वी में हुआ था। आगे बात करते हैं समुद्रगुप्त की। तो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त के प्रथम पुत्र थे और उत्तराधिकारी भी थे और इन्होंने ही गुप्त राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार किया। युद्ध के बल पर सत्ता का नियंत्रण करता था। समुद्रगुप्त युद्ध के बल पर ही अपनी सत्ता का नियंत्रण करता था। राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त वंश का ये उत्कर्ष काल था और जो समुद्रगुप्त है वो एक अच्छा कवि और संगीतज्ञ भी था और जो समुद्रगुप्त है उसका मंत्री था हरिसेन, जो इसका दरबारी कवि भी हुआ करता था। और जो समुद्रगुप्त है उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है और इसी ने अश्वमेध यज्ञ किया था और इसलिए इसे अश्वमेध यज्ञकर्ता भी कहा जाता है। दरबारी कवि हरिसेन हुआ करता था और इसकी उपलब्धियां हैं पराक्रमांक, व्याघ्र पराक्रम। इसके बाद जो शासक हुआ वो था रामगुप्त। समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जो रामगुप्त था वो बहुत ही निर्बल और कायर हुआ करता था और इसे शकों द्वारा पराजित कर दिया गया। इसके बाद जो था शासक वो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने शकों पर विजय प्राप्त की और इसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। फायान भी आया था 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक फायान रहा। उसके बाद जो शासक बना वो था स्कंदगुप्त। उसके बाद जो गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था वो था विष्णुगुप्त। आगे देखते हैं गुप्तकालीन अधिकारियों के बारे में। तो अधिकारी और उनके विभाग बताए गए हैं इसमें। तो जो महासेनापति है
तो उसका विभाग है सेना का सर्वोच्च अधिकारी। तो क्वेश्चन यहाँ से भी एक बार एमसीक्यू में पूछा जा चुका है कि सेना का सर्वोच्च अधिकारी किसे कहते हैं, तो उसे महासेनापति कहा जाता है। ऐसे ही आगे दिया हुआ है इसमें, सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी को क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं रण भंडारिक। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। साथ में पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे गुप्तकालीन कुछ प्रमुख मंदिर दिए गए हैं, जिसमें जो फेमस मंदिर हैं वही दिए हुए हैं, जैसे कि एरड़ का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, सांची का मंदिर। तो ये भी आपको याद रखने हैं गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। और उसके कारण क्या थे, तो उसका मेन कारण वहाँ की कला और साहित्य था। तो जो गुप्त काल में जो कला है और साहित्य है उसका भरपूर विकास हुआ था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी विकास हुआ। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय पुस्तक में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है। भवन निर्माण में मंदिर और स्तूपों का निर्माण किया गया। आगे कुछ गुप्तकालीन साहित्य बताए गए हैं, यानी कि गुप्तकालीन रचनाएं एवं रचनाकार। जो गुप्त काल में साहित्य का सबसे अधिक विकास हुआ है और जो साहित्य की दृष्टि से गुप्त काल को प्राचीन भारत इतिहास का स्वर्ण काल भी माना जाता है। तो इसमें से कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, कालिदास की आपको जो याद रखनी है वो है मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, ऋतु संहारम। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, जैसे कि आर्यभट्ट की सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टीय, धन्वंतरी, शल्य शास्त्र। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। साथ में टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें, जहां आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी।